पढ़ेंगे स्मृतियाँ। इससे पहले हमने महाभारत काल पढ़ा, महाभारत काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिल पढ़े और महाभारत की जो वर्णन हुआ था ना असमिया भाषा में किसने किया वो पूरी डिटेल से बताओ। लेकिन आज क्या क्या पढ़ेंगे वो बता दूं मैं आपको। आज पढ़ेंगे हम स्मृतियों का, एक पेज रह गया था। इससे पहले स्मृतियों को मैंने पढ़ा था कि क्या क्या था। और इसके बाद बौद्ध साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो बौद्ध साहित्य में हमें पता है प्रश्न हमेशा बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य से ज़्यादा आते हैं। किसमें, यूजीसी नेट हो चाहे मिताक्षरा की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। यह सौरभ चौबे की बुक से सारे नोट्स हैं। मैं अभी बता दूं कहाँ से कहाँ तक आज पढ़ेंगे। एक पेज के नोट्स ही मैंने बताए हैं, अभी बनाए हैं। और एक पेज ये है और उसके आगे एक और है, यहाँ तक है। विनय पिटक तक आज पढ़ेंगे हम। कहाँ तक पढ़ेंगे? विनय पिटक तक। ये विनय पिटक है, मैं पूरी डिटेल से आपको दे रही हूँ। इतना डिटेल से यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देगा। तो यह विनय पिटक, उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का भी मैंने नोट्स नहीं बनाया, ये नोट्स मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार बना। ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो। ये सौरभ चौबे नाम लिखा हुआ है, नहीं नज़दीक है तो। ये प्राचीन भारतीय इतिहास है। और यहाँ से ये सिलेबस चल रहा है, ये सिलेबस है। और यहाँ से पढ़े हैं हमने पूरे के पूरी डिटेल से, ये आप देख सकते हो। यहाँ से अब आज पढ़ेंगे हम। यहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे ये मैं बता दूँ। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया। ब्राह्मण साहित्य हमने पूरे पढ़ लिए। ब्राह्मण साहित्य हमने वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, स्मृतियों का एक पेज ही रहा है, वो भी पूरा कर लेंगे। टीका है, ये सब अगर मेरी वीडियो नहीं देखा हो तो आज भाग है ना, ये छठा भाग है हमारा। ये सारे वीडियो अब ये पूरी टॉपिक जब बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पूरे हो जाएंगे ना, तब मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी। सौरभ चौबे की बुक से भी बना के दूंगी और मेरे नोट से भी दूंगी। तो पूरी पीडीएफ मेहर टीचिंग चैनल पे दे दूंगी मैं। अभी हमारा यहाँ चल रहा है ना ये बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य हो जाएगा। फिर विदेशी यात्रियों के विवरण वो भी देखना है, लौकिक ग्रंथ ये भी देखना। मैं चाहती हूँ कि एक साहित्यिक पार्ट पूरा हो जाए तो इसकी पूरी एक पीडीएफ दे दूँ, फिर पूरा तात्विक इसके दे देंगे अब मैं आपको दे दूंगी। और इतनी इम्पोर्टेंट और इतना डीपली कोई नहीं पढ़ेगा। मैं इतना डीपली नोट्स बना रही हूँ, इतना टाइम लगता है, लेकिन आपको इससे बाहर कोई नहीं मिलेगा। प्रश्न जो भी आएगा ना यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और इन खंडों से प्रश्न बहुत आए हैं। ये जो बनाए हुए ना सौरभ चौबे की बुक से, यहाँ से प्रश्न बहुत आए हैं, अगर आप देख लेना। और यहाँ आज हम मिताक्षरा की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, मैंने लिखा दिया आपको। और दाएं भाग ये जो दो भी डिटेल है ना, ये पूरी डिटेल और बौद्ध साहित्य वगैरह सब पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने महाभारत काल में पढ़ा था कि इंद्रप्रस्थ महाभारत काल की राजधानी थी और वहाँ पे हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। वर्तमान में हुमायूं का किला है ना, वो इंद्रप्रस्थ पे बना हुआ। और कहाँ इसकी डिटेल कहाँ लिखी हुई है, शम्स सिराज है ना, अफीम, शम्स सिराज अफीम की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। उसके अंदर अबुल फजल ने कहा था कि जहाँ हुमायूं का किला है ना, उसके नीचे महाभारत कालीन जो कौरवों और पांडवों की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वो है, उसके अवशेष मिले हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, ये भी देखा था। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और मत्स्य पुराण में सातवान राजवंश है ना, उसकी जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त शासकों की राजधानी, वायु पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन मिलता है, ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद महाभारत का अनुवाद भी हुआ था भारत वेणवा के नाम से, आपको बताया था मैंने। पेरू वेंदवार ने तमिल में कहा था भारत वेणवा के नाम से। फिर तिक्कन्ना था, एरमपरंग था, और तिक्कन्ना, एरमपरंग, इन तीनों ने तीनों कवियों को, तिक्कन्ना, नैनैया, इन तीनों कवियों को क्या कहा जाता है, कवियत्रम कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और सब बाकी सब डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी है। और एक माधव कंदाली है ना, उसने असमिया भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। और बंगाल के शासक नुसरत शाह थे ना, नुसरत शाह ने कविंदर और परमेश्वर बांग्ला में महाभारत का अनुवाद करवाया था। कविंदर और परमेश्वर से बांग्ला में महाभारत का अनुवाद किसने करवाया था? नुसरत शाह ने। कहाँ के राजा थे? बंगाल के राजा थे। और एक बताया था मैंने, बरनावा में लाक्षागृह की जानकारी मिलती है। लाक्षागृह कहाँ से मिलता है, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? बरनावा में। और सनोली थी ना, ये हड़प्पा युगीन स्थल है ना, उसके अंदर भी महाभारत कालीन कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये मैंने पूरी डिटेल बताया आपको। एक गरुड़ पुराण था ना, उसके अंदर पशु चिकित्सा की जानकारी मिलती है। एक ब्रह्मा व्रत, उसके जो बंगाल में उसकी रचना हुई थी, उसमें राधा का पूरा वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण था ना, उसके अंदर ज्योतिष का वर्णन मिलता है। और मैंने पूरा बता दिया आपको डिटेल से। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है ना, इसके अंदर राजधर्म और सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, जो सातवां शासकों की जानकारी देता है। तो ये कुछ थोड़ी सी मैंने रिवीजन किया, पूरा नहीं किया। पूरा अगर होगा तो एक पूरा का पूरा टॉपिक में मैंने रिवीजन कराऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं स्मृतियाँ। ये मनुस्मृति मौर्य काल की थी, मैंने बता दिया आपको। मनुस्मृति में मौर्य काल के शासकों की जानकारी मिलती है। मौर्य उत्तर काल के है ना, मौर्य उत्तर काल नहीं, मौर्य उत्तर काल के।
याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर और बृहस्पति और कात्यायन की जानकारी ये था ना। ये जो स्मृतियाँ हैं इसके अंदर गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल की जानकारी देवल से मिलती है, देवल स्मृति है ना वहाँ से। और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ये भी मैंने बताया, देख सकते हो आप। 200 ईस्वी में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया था। जहाँ धर्मसूत्र किस में थे? गद्य में थे। वही स्मृति ग्रंथ किस में थे? पद्य में थे। स्मृति ग्रंथ पद्य में थे, लेकिन विष्णु स्मृति है ना, ये अपवाद स्वरूप किस में है? गद्य में लिखी हुई है। और इनकी संख्या पद्म पुराण में 36 दी गई है। किसकी? स्मृतियों की संख्या। जबकि वृहद गौतम में 56 और वीर मित्रोदय में 57 दी गई है। मनुस्मृति की रचना मौर्य काल में हुई थी। ये नारद स्मृति है ना, नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की सूची दी गई। नारद स्मृति के टीकाकार असहाय थे, और ये शायद 2023 में यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं ये प्रश्न मैंने देखा है। असहाय थे कौन थे? नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की सूची दी गई है। जो नारद स्मृति के टीकाकार कौन थे? असहाय थे। भूमि का राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत भी कात्यायन स्मृति में दिया गया है। राजकीय सिद्धांत इस विष्णु स्मृति में सिक्कों का उल्लेखन और सती प्रथा का उल्लेख भी है। किसमें? विष्णु स्मृति में। पूर्व मध्यकाल में असहाय ने मनुस्मृति, नारद स्मृति, गौतम पर भाष्य लिखा था। चाहे ये प्रश्न आओ, चाहे ये, इन दोनों में से एक प्रश्न 2023 में आया हुआ है। पूर्व मध्यकाल में असहाय ने मनुस्मृति, नारद स्मृति और गौतम पर महाभाष्य लिखा था। तो तीनों ने किस पे लिखा था? मनुस्मृति पे। असहाय ने पूर्व मध्यकाल में। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? N.B. हेलहैक ने किया था। ए कोड ऑफ जेंटो लो के नाम से, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इसका अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ में किया था। किसने किया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किया था इसका अनुवाद। 1751 में विलियम जोन्स और कॉलब्रुक ने डिजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से भी मनुस्मृति का अनुवाद किया था, अंग्रेजी में किया था, है ना। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो गोविंदराज, मेघादित्य, भारूची, कुलूट भट्ट, ये 5 थे। कुलुक भट्ट एक ही नाम है, सॉरी है ना, कुलुक भट्ट। गोविंदराज, मेघादित्य, भारूची और कुलुक भट्ट, ये 4 थे ना मनुस्मृति के टीकाकार थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन थे? 11वीं-12वीं शताब्दी में विश्व स्वरूप और विज्ञानेश्वर, और 12वीं में अपरार्क थे। 12वीं सदी में अपरार्क थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ भी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है घुमा फिरा के। मिताक्षरा, जिसकी स्थापना इसकी जो स्मृतियों की लिखित हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। विज्ञानेश्वर इसके लेखक थे। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में के मंत्री थे। तो चालुक्य शासक कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ। उसके दरबार में कौन थे? विज्ञानेश्वर। चालुक्य कहाँ के थे? कल्याणी के। और फिर विक्रमादित्य जैसा महान राजा, कल्याण जैसा नगर और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान न कभी हुए हैं न कभी होंगे। उनके अनुसार पिता अपने जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा कर लेता है, मिताक्षरा के अनुसार, है ना। और ये सब किसने कहा था? ये भी विज्ञानेश्वर ने कहा था। कई बार आपको पता है कि जो सुलेमान था ना, उसने राजा भोज की जो प्रशंसा की थी, तो ये एग्जाम में आया। तो क्या पता विज्ञानेश्वर ने जो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ की जो प्रशंसा की, ये एग्जाम में आ जाए आपकी बार। तो ऐसे आपको मिला के पढ़ना है। और दाय भाग क्या था? 12वीं शताब्दी में इसके लेखक कौन थे? जी मुतवाहन थे। जी मुतवाहन। न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित व्यवहार मातृका के लेखक यहीं के थे। और काल विवेक भी इन्हीं की रचना थी। इन्होंने मिताक्षरा के विरोधी मत का प्रतिपादन किया था। किसने? दाय भाग ने। वर्तमान में बांग्ला और असम में है ना दाय भाग का सिद्धांत है। तो इन दोनों को छोड़कर समस्त भारत में मिताक्षरा का सिद्धांत है। तो दाय भाग का सिद्धांत क्या था? उसके अंदर ये था कि जब उसके पिता मृत्यु हो जाए ना, तो उसका संपत्ति का बंटवारा करना है। पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति का बंटवारा करना दाय भाग का सिद्धांत है। और मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने ही जीवन काल में ही जब संपत्तियों का बंटवारा कर ले, तो ये मिताक्षरा का सिद्धांत पूरे भारत में। आजकल तो आपको पता है पिताजी अपने ही जीवन काल में भाइयों का बंटवारा कर लेता है, तो ये मिताक्षरा का सिद्धांत है। जबकि दाय भाग का सिद्धांत है कि पिता की मृत्यु के बाद ही उनकी संपत्ति, जमीन जो भी था उसका बंटवारा होता था। ये सिद्धांत है। इसके अनुसार मिताक्षरा व दाय भाग हिंदू उत्तराधिकारी से संबंधित है। अब है बौद्ध साहित्य में क्या क्या है अभी देख लेते हैं। फोन स्टोरेज ज़्यादा है, शायद वीडियो बंद हो जाए तो देख लेना। और इतना डिटेल से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा घाटी यानी बिहार और पूर्वी यूपी में लिखे गए थे। ये जो
प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ। इनकी भाषा क्या थी? पाली, जिसके प्रमुख क्या थे? त्रिपिटक थे। त्रिपिटक शब्द का पहला प्रयोग रिजडेविस एवं वूलर ने किया था, बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। इसकी क्या पुस्तक थी? बुद्धिस्ट इंडिया, रिजवेडिस ए वूलर में पहला प्रयोग किया था त्रिपिटक शब्द का, है ना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में बांटा, जिनको त्रिपिटक कहते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद इनको बांटा था, इसलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अब इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह किसमें? विनय पिटक में। सूत पिटक 5 में इसके भाग हैं और निकाय 5 निकाय में इसका विभाजन किया। पूरी डिटेल से 5 को पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा निकाय है ना दीर्घ निकाय, ये सूत पिटक पढ़ रहे हैं। मंजीम निकाय, अंगुत्तर निकाय, स्थूल संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये जो भाग है ना 5, ये दिग्ग निकाय है ना, ये गद्य पद्य दोनों भाग में लिखा हुआ है। इसमें महात्मा बुद्ध के संवाद संकलित है, जो बातचीत थी ना उसकी, तो दिग्ग निकाय में महात्मा बुद्ध के गद्य पद्य दोनों में और उनकी बातचीत सम्मिलित है। इसी में राज्य व राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है और इसी से पता चलता है कि राजा का चुनाव होता था। किससे? दिग्ग निकाय से। दिग्ग निकाय का एक भाग है सिंगालो वाद सूत। सिंगालो वाद सूत है ना, जिसमें अशोक के धम्म का सिद्धांत व गुणों को बताया गया। अशोक के गुण और अशोक के धम्म सिद्धांत का कहाँ बताया गया? सिंगालोवाद सूत, जो दिग्ग निकाय का एक भाग है, उसके अंदर बताया गया। इसी सिंगालोवाद सूत है ना में के गृहस्थों के लिए उपदेश दिया गया है। सिंगालोवाद सूत है ना, उसके अंदर गृहस्थों के लिए उपदेश दिया गया है। किसके अंदर? ये दिग्ग निकाय का भाग है, उसी के अंदर। और दिग्ग निकाय का अंतिम भाग क्या है? महापरिनिर्वाण सूत। महापरिनिर्वाण सूत किसका है? दिग्ग निकाय का अंतिम भाग है, जिसमें बुद्ध के अंतिम उपदेश जो कुशीनगर में सुभद्र को दिया था और अंतिम यात्रा भी कुशीनगर की थी, उसका भी वर्णन किसके अंदर है? महापरिनिर्वाण सूत, जो दिग्ग निकाय का अंतिम भाग है, उसके अंदर है। फिर इसी महापरिनिर्वाण सूत है ना, जो दिग्ग निकाय का अंतिम भाग है, मैं अपने प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद को कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अवशेषों पर इसी प्रकार स्तूप बनाना जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष पर बनते हैं। तो ये बुद्ध ने कहा था। दिग्ग निकाय में 24 व्यवसाय का उल्लेख है, 6 बुद्धों का उल्लेख है। इसी में कहा क्षत्रिय वर्णों में श्रेष्ठ है, वे अपने वंश के में दृढ़ आस्था रखते थे। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। मंजिम निकाय है ना, इसमें प्रसेनजीत ने कहा था कि बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ, हम दोनों में समान आयु हैं। ये किसने कहा था? प्रसेनजीत ने कहा था। ये किस में वर्णित है? मंजिम निकाय में वर्णित है। अभी हम पढ़ेंगे अंगुत्तर निकाय। इसमें एक तो राग्स भी कहते हैं। एक तो राग्स किसे कहते हैं? अंगुत्तर निकाय को। इसमें 16 महाजनपदों का भी वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का। इसमें लिखा है जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वह वर्णहीन हो जाता है, यानी कि उसकी कोई जाति नहीं रहती, उसका कोई वर्ण नहीं रहता। ये भी महात्मा बुद्ध कहते हैं। इसी में बुद्ध के स्वप्न का उल्लेख है। जो बुद्ध को स्वप्न आए थे ना, सपने, उसका उल्लेख किसके अंदर है? अंगुत्तर निकाय में। और 4 दिशाओं से आए 4 वर्णों के पक्षी बुद्ध के चरणों में आके बैठ गए, इसका भी वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। और इसी में सुजाता को दिया गया उपदेश था ना, वो भी अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। उसके बाद है खुद संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय को महामंगला सूत कहते हैं। महामंगला सूत में एक व्यक्ति के अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के प्रति पारिवारिक दायित्वों का बोध कराया जाता है, वही है संयुक्त निकाय। संयुक्त परिवार प्रणाली, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। खुदक निकाय यह अंतिम भाग है जो पद्यात्मक है, अंतिम भाग है खुदक निकाय। खुदक निकाय इसका एक भाग जातक है, जिसे बुद्ध के पुनर्जन्म की 550 से अधिक कथाएं दी गई है। तो जातक कथा है ना, वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? खुदक निकाय में मिलता है। और 550 से अधिक कथाएं दी गई हैं। यही भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है। तो भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह खुदक निकाय है। यह अंतिम भाग है जो पद्यात्मक है। किसका? ये किसका अंतिम भाग है? ये अंतिम भाग है ना, ये सूत पिटक का अंतिम भाग है। और बाद में इसका लिखा हुआ देखो, बाद में हर्ष के दरबार में जातक कथाओं को पुनः लिखा गया था। किसमें? हर्ष के शासनकाल में जातक कथाएं थी ना बुद्ध की, उसको वापस लिखा गया था। 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है जातक ग्रंथों में। 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है जातक ग्रंथों में, कि जातक ग्रंथों में 550 अगर कथाएं हैं तो उसके अंदर जातीय श्रेणियों का भी होगा। थेरी गाथा सन्यासी स्त्रियों द्वारा संकलित प्राचीनतम रचना है। सन्यासी स्त्रियां या महिला या भिक्षुनियां होती थी ना, वो जो संकलित करती थी ना कथाएं, उसको थेरी गाथा कहा गया। ये परीक्षा फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कई बार एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे विनय पिटक। सूत पिटक के 5 भाग पढ़ दिए, अब हम पढ़ेंगे विनय पिटक। इसमें संघ की स्थापना व संघ के नियमों की विवेचना की गई है। संघ की स्थापना व संघ के नियमों की स्थापना किसमें की गई है? विनय पिटक में। इसमें महावीर व बुद्ध को समकालीन बताया गया है। किसमें? विनय पिटक में। महावीर स्वामी और बुद्ध को समकालीन है, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे।
सरासर की कथा इसमें वर्णित है। सरासर की कथा थी ना, वो विनय पिटक में वर्णित है। पाली भाषा में इसका दूसरा नाम क्या है? स्कंदक। स्कंदक इसका पाली भाषा में दूसरा नाम है। विनय पिटक के 4 भाग हैं। इसके भी कितने भाग हैं? 4 भाग है विनय पिटक के। तो विभंग, स्कंदक, परिवार और पाथी मोक्ष। तो महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं और तथा भिक्षुणी विभंग में, विभंग है ना उसके अंदर भिक्षुणी, और महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं। भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के विधि निषेध यानी कि उसके जो नियम होते थे ना वो है भिक्षुणी विभंग में, और महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के। भिक्षु और भिक्षुणी अलग अलग थे ना, अलग अलग नियम और उसके कानून थे। खदंगता में संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का वर्णन है। महाभग ग्रस्त पुरुषों के लिए जो नियम थे ना उसे महाभग कहा गया है। किसके अंदर? विनय पिटक के अंदर। महाभग किसे कहा गया है? ग्रस्त पुरुषों के लिए। ग्रस्त पुरुषों के लिए। चुलुवंग ग्रस्त स्त्रियों के लिए। विभंग को तिब्बत में पराती मोक्ष भाष्य कहा गया। विभंग को, ये किसका भाग है? विभंग, विनय पिटक का। विभंग और विनय पिटक ऐसे भी मिला सकते हैं। चुलुवंग में पहली व दूसरी बौद्ध संगीति का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लेकिन नोट कर सकते हो। तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना का भी उल्लेख इसी में है। प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति का और भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख चुलुवंग में है। चुलुवंग भी किसका भाग है? विनय पिटक का। और इसके अंदर और चुलुवंग में क्या वर्णन है? इसमें स्त्री रोग और औषधियों का विस्तृत वर्णन भी इसी में चुलुवंग में। और फिर अभी